समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार। मस्तिष्क शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे सभी ऑर्गन्स को नियंत्रित करता है। बहुत जरूरी है हमारा मस्तिष्क पूरी तरह स्वस्थ रहे। अगर इसमें किसी भी प्रकार की रुकावट आती है तो लोग स्मृति, भाषण, ताकत तक खो सकते हैं। स्ट्रोक या मस्तिष्क का दौरा मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह में अचानक कमी या फिर सिर के अंदर क्लॉट्स के कारण होता है। यदि स्ट्रोक के लक्षणों को समय रहते पहचान लिया जाए और तत्काल चिकित्सा सहायता मिल जाए तो शायद इस रोग पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पी शरत चंद्र और न्यूरोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति विभा। आप दोनों का ही स्टूडियो में स्वागत है। श्रोताओं, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 23314444 और 2342421050 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जैसे आज का हमारा विषय है ब्रेन स्ट्रोक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है और जैसा कि हम कहते हैं कि मस्तिष्क ठीक है तभी हमारा शरीर ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक जैसा आपने बताया कि रक्त का प्रवाह रुकने की वजह से होता है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ब्लॉकेज जिसमें खून की नली बंद हो जाती है। दूसरा होता है लीकेज जिसमें खून की नली फट जाती है। तो दो प्रकार के स्ट्रोक होते हैं। कारण जो भी हो उसका जो परिणाम होता है वो ये होता है कि दिमाग का हर हिस्सा एक तरीके से कंट्रोल रूम है। तो जो हमारे हाथ पैर की ताकत कंट्रोल करता है, हमारी सोच कंट्रोल करता है, हमारी वाणी कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त कंट्रोल करता है। तो जो भी एरिया उससे प्रभावित होगा वहां पर असर हो जाएगा और वो फंक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। आगे और भी इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन इंदौर से अनिल कार्यक्रम से जुड़े हैं। उनका एक सवाल है, सुनते हैं। हेलो मैडम, नमस्ते आपको। नमस्कार अनिल। हमारा नमस्कार जी, नमस्कार। सवाल पूछिए। सवाल ये है कि ये कुछ लोग की बीमारी होती है, इसकी कोई उम्र होती है क्या कि जिसके सीनियर सिटीजन होने के बाद में 60 साल की उम्र के बाद में होती है, या जिनको शुगर की बीमारी है, हार्ट बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, चाहे वो 40 तो हो, किसी भी उम्र में किसी भी स्थिति में या सामान्य परिस्थिति में भी हो सकती है। जी अनिल, हम सवाल समझ गए। डॉक्टर साहब वो पूछ रहे हैं क्या कोई उम्र होती है कि स्ट्रोक इस उम्र में ज्यादा कर सकता है? जी देखिए, हम समझते हैं कि स्ट्रोक नॉर्मली एक वृद्ध अवस्था की बीमारी होती है जी, क्योंकि जैसे ही हमारी एज बढ़ती जाती है जो हमारी खून की नसें हैं वो बंद हो सकती हैं और जिसके वजह से, जैसे डॉक्टर दीप्ति बता रही थी, हमें स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन कुछ कारण हैं जो स्ट्रोक इन यंग भी हो सकता है, जहां पे स्ट्रोक कम उम्र में हो सकती है जी। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम समझते हैं कि जैसे एज बढ़ती जाती है स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता जाता है अगर हमारा कुछ लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो। एक जैसे इन्होंने और पूछा, क्या डायबिटिक और उनको होने का ज्यादा अंदेशा रहता है डॉक्टर दीप्ति? जी हाँ, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसमें लकवा होने का चांस ज्यादा हो जाता है। उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख जो है वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। जी। बलरामपुर से रिंकी कार्यक्रम से जुड़ी हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो मैम, राम राम। राम राम रिंकी जी, सवाल पूछिए। और पहले मैं जो एक्सपर्ट मैम और सर हैं दोनों से राम राम बोलना चाहूंगी। नमस्ते सर। नमस्ते, राम राम जी। सर, जैसे मैम अभी बोल रही थी शुरू में, लवली निगम मैम है शायद, तो वो बोल रही थी
कि अगर मतलब मस्तिष्क स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, बट एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो क्या शरीर से मतलब मस्तिष्क का कांटेक्ट होता है या मस्तिष्क का शरीर से? इस पे थोड़ा विश्लेषण करें सर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका प्रश्न बहुत ही प्यारा है। तो देखिए, मस्तिष्क हमारे शरीर का हर एक अंग कंट्रोल करता है। तो हम जो सोचते हैं, जिस तरह बात करते हैं, जिस तरह हाथ पांव चलाते हैं, सारा कंट्रोल हेडक्वार्टर्स मस्तिष्क में ही होती है। और इसमें अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है तो हाथ पांव में कमजोरी आ सकती है, बोलने में कमजोरी आ सकती है। तो इसी को हम स्ट्रोक बोलते हैं जी। लेकिन जैसे रिंकी ने पूछा कि मस्तिष्क स्वस्थ कैसे रखें, हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स। तो इसका कारण अभी हमने जाना क्यों होता है, क्या लाइफस्टाइल या कैसा खाना खाना चाहिए जिससे मस्तिष्क भी स्वस्थ रहे? डॉक्टर दीप्ति। देखिए, हमारे आसपास का वातावरण, हम जो खा रहे हैं, जो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, जाग रहे हैं, उन सब पे हमारा मस्तिष्क और हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो जैसा कि आपने कहा, हमारा खान पान अगर अच्छा होगा, अगर हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, ज्यादा शराब का सेवन नहीं करेंगे, खाना ठीक से खाएंगे, सोएंगे ठीक से, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क में प्रवेश कर। धूम्रपान वगैरह भी अगर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बोला, धूम्रपान भी एक प्रमुख कारण होता है लकवे का। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, जैसे आजकल लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, हमारा भोजन करने का समय बदल गया है, या हम जंक फूड और फास्ट फूड बहुत खाने लगे हैं, ऑयली फूड का, वो भी कहीं ना कहीं असर करते हैं क्या इस बीमारी के लिए? लकवे का एक बहुत बड़ा कारण डिस्लिपिडीमिया है, जिसमें हम कहते हैं चर्बी का ज्यादा या खराब वाली चर्बी का ज्यादा होना, मात्रा में होना। तो वो जो धमनियां होती है, हमारी आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करती हैं, वहां पर वो जम जाती हैं और उनके फटने से ही वो जो नसें होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। वो एक मेजर कारण होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम खाना भी स्वस्थ खाएं, स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा और हम भी स्वस्थ रहेंगे। हिसार हरियाणा से राजेंद्र का सवाल है। हेलो, नमस्कार जी, लवली निगम जी को नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, स्वागत है। को भी नमस्कार जी, सवाल पूछिए। क्या जी ये खून की जो जमने से सर में, क्या इससे कैंसर भी हो सकता है क्या? इसके बारे में, अगर नस फट जाए तो क्या कैंसर भी, दौरे पड़ने के भी क्या इसकी संभावना हो सकती है क्या? और ये जो नस फटती है तो क्या ब्लड प्रेशर से भी फटने की ज्यादा संभावना रहती है क्या? या ब्लड प्रेशर का दिमाग में किसी का गुस्सा हाई हो, तेज हो, या कुछ खाने? जी डॉक्टर शरद चंद्र जी। राजेंद्र जी, आपका सवाल काफी सही है। पहला सवाल कि ये कैंसर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। कैंसर और स्ट्रोक दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। अगर नस बंद हो जाती है तो इसके वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हाथ या पांव में कमजोरी आ सकती है, बात रुक सकती है, लेकिन कैंसर नहीं हो सकता है। दूसरा है, ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के बीच में क्या संबंध है? बहुत ज्यादा संबंध है। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है। लगभग वही कारण है जो आपको हार्ट अटैक हो सकती है, उसके वजह से भी स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए हम स्ट्रोक को ब्रेन अटैक करके बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं जिसे देख के हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए और पेशेंट को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? डॉक्टर दीप्ति। तो ये जानने के लिए कि आपको हार्ट अटैक हुआ है बड़ा आसान होता है कि सीने में दर्द हो गया, लेकिन जब ब्रेन स्ट्रोक होता है उसके लिए भी एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है। अंग्रेजी का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन मैं उसको हिंदी में भी बता दूंगी। बी फास्ट कहते हैं। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आईज, F for face, A for arm, S for speech and T for time। अब इसका मैं हिंदी थोड़ा सा अनुवाद कर दूं तो सबसे पहले होता है कि अगर एक तरफ की नजर आपकी अचानक चली जाए या आपका बैलेंस बिगड़ जाए, तो बी फॉर बैलेंस हो गया। अगर आपका बैलेंस बिगड़ जाए, संतुलन बिगड़ जाए, चलने में अचानक लड़खड़ाहट हो जाए, एक तरफ की नजर कमजोर हो जाए, एक हाथ या एक तरफ का चेहरा टेढ़ा पड़ जाए, या एक तरफ के हाथ में सूनापन या ताकत कम हो जाए, और उसके अलावा अगर आपकी वाणी, अचानक आप बोलना चाह रहे हैं पर आपकी बोली नहीं निकल पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे क्या बोलना पा रहे, तो आपको टी लास्ट जो है टाइम, आपको टाइम नहीं गंवाना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये सारे ही लकवे के लक्षण हो सकते हैं। जी, आगे चर्चा जारी रखेंगे। बिहार दरभंगा से राजेंद्र ठाकुर कार्यक्रम से जुड़े हैं। जी राजेंद्र जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार।
हमको कुछ दिन से लगता है मैडम जैसे हाथ में झंझना, लेकिन हमको कोई चीज पकड़ने में, मुट्ठी बांधने में कोई दिक्कत नहीं है जी। खाना वाना भी सर हम जो जनरली खाते हैं। आप सवाल पूछिए राजेंद्र जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? ये शायद ये पूछ रहे हैं कि उनके हाथ में झंझनाहट है लेकिन कोई कमजोरी नहीं है और सोच रहे हैं इनका थोड़ा डर वहम है कि शायद ये स्ट्रोक हो जी। तो राजेंद्र जी मैं आपको बता सकता हूं कि हर एक झंझनाहट जो होती है वो स्ट्रोक नहीं होती है। झंझनाहट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको गर्दन में कुछ स्पॉन्डिलोसिस है जो अक्सर जैसे ही एज होता हो सकता है उसमें आपको झंझनाहट हो सकती है। अगर आपको कुछ न्यूरोपैथी है जैसे कि डायबिटीज हो गया और आपके कुछ सेंसेशंस कम हो सकते हैं, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो स्ट्रोक के सिम्टम्स जैसे डॉक्टर दीप्ति बता रही हैं ये अचानक आती हैं। अगर आपको हर समय है तो ये मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रोक नहीं है। ये डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर इसका कारण और उपचार बताएंगे। मध्य प्रदेश इंदौर से हसीना हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्कार हसीना जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हसीना भी मंसूरी बोल रही पाल्टा का इंदौर से। मैडम मेरा ये सवाल है, जैसे अपन किचन में भी काम करते रहते हैं, कहीं पर भी काम करते रहते हैं, तो बार बार कोई चीज को जैसे भूल जाते हैं हम लोग, तो वो थोड़ी देर फिर खड़ना पड़ता है कि मैं क्या लेने आए थे, क्या लेने आई थी, तो बहुत देर बाद याद आता है। या कहीं जा भी रहे तो घर में फिर चीज भूल जाते हैं, फिर वापस आना पड़ता है घर में, तो यही मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है क्या मैडम? ये नॉर्मल भी डॉक्टर दीप्ति रहता है कि हाँ, तो ये मस्तिष्क से तो जुड़ा हुआ है लेकिन ये लकवे से जुड़ा हुआ नहीं है। याददाश्त कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हम ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं तो उसमें जो चीज हमें जरूरी लगती है वो याद रहती है, कि हमें बाहर निकलना है टाइम से वो याद है, ट्रेन पकड़नी है वो याद है, पर्स छूट गया, कार्ड छूट गया, तो ये छोटी मोटी चीजें नॉर्मल चीजें अक्सर नॉर्मल लाइफ में वो हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या कोई खास विशेष मौसम होता है जिसमें हम ज्यादा सतर्क रहें कि हो सकते हैं, जैसे ठंड में देखते हैं हमारा रक्त थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, तो क्या उस समय ज्यादा सतर्क टेंडेंसी ज्यादा रहती है इसकी? लकवे का ये देखा गया है कि सीजनल वेरिएशन होता है मौसम के साथ। कुछ प्रकार के लकवे जैसे स्पेशली ब्लड प्रेशर जो होता है हमारा जाड़े में बढ़ जाता है, तो नस फटने वाला या हैमरेजिक या ब्रेन हैमरेज जो होता है वो जाड़ों में ज्यादा हो सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर उस टाइम ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये ही सिर्फ एक कारण नहीं है, और भी कारण है। दूसरा होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो धमनियों की हम बात कर रहे हैं, जो खून का दौरा या खून का प्रवाह कंट्रोल करती हैं, वो भी थोड़ी सी जाड़े में सिकुड़ जाती हैं क्योंकि शरीर की गर्मी हमें रिटेन करके रखनी होती है, तो उस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और जैसे आपने कहा कि पानी कम पीते हैं, खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, और ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा सीजनल वेरिएशन होता है लकवों में। सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश जी का सवाल है। जी ओम प्रकाश जी, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला, सिरसा हरियाणा जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर, जैसे नाक में से खून निकलता है तो ये हो सकता है जैसे हम श्लेष्मा कुरेदते हैं नाक से बार बार, यानी तो उस वजह से हो, और हम उसको डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं? ये ब्लड प्रेशर की वजह से है या नाक के आगे नस की वजह से ये है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। आपका धन्यवाद, आभार। अक्सर देखा जाए खुश्क मौसम में ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है डॉक्टर साहब। देखिए, नाक में जो रक्त खून निकलता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है कि आप उसको अननेसेसरली हाथ लगा रहे हैं जिसके वजह से वहां कुछ खून निकल रहा है। ब्लड प्रेशर के वजह से भी हो सकता है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो थोड़ा अनकॉमन कॉज है। कॉमनेस्ट कॉज यही होता है। शिमला से राकेश का सवाल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार आप मेरी तरफ से। नमस्कार राकेश जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा डॉक्टर साहब से 2 सवाल है। एक तो ये कि जो पीछे में जो है, पीछे की खोपड़ी में जो सिर में दर्द होता है, इसका क्या कारण है? और दूसरा ये जो लोग जो है म्यूजिक सुनते हैं तेज आवाज में, क्या मानसिक के लिए म्यूजिक सुनना ठीक है, या हमें म्यूजिक कितनी देर वॉल्यूम पे और कितनी देर सुनना चाहिए? जी डॉक्टर। हाँ जी राकेश जी, तो आपके 2 सवाल हैं। पहला सवाल जो सर दर्द वाला है, सर दर्द एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर सर दर्द के साथ आपको और कोई लक्षण हो रहे हैं और आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है, तो आपको चाहे सर दर्द हो चाहे ना हो, आपको ब्लड प्रेशर 6 महीने साल भर में एक बार चेक करा लेना चाहिए। ये लकवे के प्रिवेंशन या कंट्रोल के उसके कॉन्टेक्स्ट में है। और दूसरा सवाल आपका था कि म्यूजिक का जो है, लाउड म्यूजिक
मस्तिष्क से पहले कान को प्रभाव कर देगी। तो 90 डेसिबल से ऊपर नहीं सुनना चाहिए। आप आजकल लाउड म्यूजिक पार्टीज में भी बजता है, लोग पार्टी में नहीं सुन रहे तो अपने हेडफोन पे लगा के बहुत लाउड म्यूजिक सुनते हैं, तो ये कान पे प्रभाव डालते हैं। आपका सोशल इंटरैक्शन इसकी वजह से कम हो जाता है और उसकी वजह से मस्तिष्क पे भी असर जी, उससे और भी कई बीमारियां हो सकती हैं। फरीदाबाद से अनवर कार्यक्रम में जुड़े हैं। जी अनवर जी, नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार मैडम। सवाल पूछिए अनवर जी। जी, मैं अनवर बिहारी बोल रहा हूँ, फरीदाबाद हरियाणा से। जी, मेरा प्रश्न ये है मैडम कि क्या नींद कम सोने से भी दिमाग की सेहत पे कोई असर पड़ता है या ज्यादा सोने से भी कोई दिमाग की सेहत पे असर पड़ता है? डॉक्टर साहब, इसके साथ ये भी मैं पूछना चाहूंगी, क्या सोते सोते भी स्ट्रोक हो सकता है? जी, देखिए, कम सोने से ज्यादा सोने से दोनों हानिकारक है। नॉर्मली बोलते हैं कि सोना है 7 से 8 घंटे। जी, स्टडीज में ये देखा गया कि अगर कोई ज्यादा सोता है तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, कम सोते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। सोते हुए भी स्ट्रोक हो सकता है जी, वो कारण भी, लेकिन अनकॉमन है। नॉर्मली स्ट्रोक तभी होता है जब आदमी चलता फिरता हो, उसी समय ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन स्ट्रोक सोते हुए भी हो सकती है। मुंबई से राहुल जुड़े हैं कार्यक्रम में। जी राहुल, नमस्कार, स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि जब लकवा होता है तो पेशेंट को कितनी देर के अंदर अगर हॉस्पिटल में लेकर जाए तो उसको कम से कम नुकसान होए, और जब उसको एम्बुलेंस घर तक आए तब तक हम घर में क्या उपचार कर सकते हैं? डॉक्टर दीप्ति, एक बहुत अच्छा सवाल, बहुत जरूरी सवाल इन्होंने पूछा कि इसका इलाज कितनी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए और डॉक्टर या चिकित्सा वहां तक पहुंचने से पहले क्या कुछ इलाज कर सकते हैं? राहुल जी, आपका सवाल वाकई बहुत ही पर्टिनेंट और अच्छा सवाल है। पहली चीज तो ये कि टाइम इज ब्रेन। अगर आपको लकवे के कोई भी लक्षण लग रहे हैं तो आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुंच जाइए। आपका जो दूसरा सवाल था कि अस्पताल जाने से पहले या एम्बुलेंस आने से पहले हम ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर सेकेंड ब्रेन सेल्स मरते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये जानना जरूरी कि 2 तरीके के लकवे होते हैं, जो ऐसे मैंने पहले भी बताया था, एक लीकेज वाला और एक ब्लॉकेज वाला। तो अगर ब्रेन हैमरेज हो गया और हम खून पतला करने की दवा कोई दे देंगे तो उससे थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। और चूंकि इसके लिए कोई ऐसा अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं है जो हमें बता दे, या एक्सरे नहीं है, हमें सीटी स्कैन से ही पता चलता है कि वो ब्लॉकेज वाला है, हैमरेज है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है। तो जल्द से जल्द जो अभी अपने पास का अस्पताल है जहां पे सीटी स्कैन अवेलेबल है, वहां पे इस सवाल का जवाब मिल सकता है। डॉक्टर सरचंद, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है उसकी हर ब्रेन स्ट्रोक की सर्जरी वो होती है या ये दवाई से भी ठीक हो सकता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक में जो सर्जरी होती है 2 किस्म की हो सकती है। एक है लाइफ सेविंग सर्जरी, जहां पे हम सर्जरी करते हैं जान बचाने के लिए। जी, तो जैसे डॉक्टर दीप्ति बता रही हैं, अगर ये ब्लॉकेज वाला है तो कभी कभी ब्रेन में सूजन आ जाती है। सूजन आने की वजह से मरीज का हानिकारक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। तो उस हिस्से में हम करते हैं, एक हड्डी का पीस निकाल देते हैं सर से, इसको हम बोलते हैं डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी। इससे ब्रेन को थोड़ा स्पेस मिल जाता है। दूसरा, अगर लीकेज वाला है तो काफी बड़ा ब्लड क्लॉट बन गया तो कभी कभी सर्जरी करके ब्लड क्लॉट निकालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये जो सर्जरीज हैं, इससे हम जो कमजोरी हुआ है वो ठीक नहीं हो सकता है। जी, इसको हम सिर्फ उसका जान रोक सकते जी हैं, जान बचा सकते बिल्कुल हैं। हम इसको उसकी स्ट्रोक प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, स्ट्रोक बढ़ने से रोक सकते हैं और उसका जान बचाने के लिए कर सकते हैं। जी, इस पे और आगे बात करेंगे। फिलहाल प्रयागराज से आरके सिंह कार्यक्रम में जुड़े हैं। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए डॉक्टर आरके सिंह जी। डॉक्टर साहब, मैं आरके सिंह, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरी उम्र इस समय 64 वर्ष से कुछ अधिक है। जी, तो पिछले वर्ष मेरी दिसंबर में तबीयत कुछ खराब हो गई थी, बुखार आ गया, जुकाम हो गया, उसके बाद वीकनेस आ गई। अच्छा, थोड़े समय के बाद ऐसा लगा कि मैं चल फिर नहीं सकता था बिल्कुल बाद में। फिर मुझे एस्कॉर्ट करके कोई वॉशरूम तक भी ले जाता था, मैं कुछ कर ही नहीं पाता था। हमने अपने यहाँ एक है न्यूरोसर्जन कार्तिकेय शर्मा जी, उनको दिखाया तो 20 दिन की दवा उन्होंने लिखी। उसके बाद उन्होंने MRI भी लिखा साथ में और सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में कुछ नहीं आया। MRI में कोई होता है C5 और 6, उसके बीच में कोई नस कहते हैं थोड़ी दबी हुई है, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर दूसरे डॉक्टर्स की ओपिनियन ली तो उन्होंने कहा देखिए, ऑपरेशन में दोनों चीजें होती है, या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या तो फिर और दिक्कत बढ़ सकती है। तो फिर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया और अप्रैल से मैं कोई दवा भी नहीं खा रहा हूँ 9 महीनों से, और मैं बिल्कुल ठीक हो चल फिर रहा हूँ।
तो मुझे क्या करना चाहिए, बताइए। डॉक्टर आर के सिंह जी, हालांकि ये व्यक्तिगत सवाल है, पर फिर भी मैं आपको दो कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे देती हूँ। एक तो पहले की, चूंकि हम स्ट्रोक या लकवे की बात कर रहे हैं, तो ये लकवे के लक्षण नहीं है। और दूसरी चीज, जो भी आपने डॉक्टरी परामर्श ली, उसके हिसाब से जो भी आपको पहले कमजोरी थी वो अब इलाज से चाहे कैसे भी ठीक हो गई है। तो फिलहाल आप जो भी आपके पास जनरल फिजिशियन या डॉक्टर हैं, आप उनके परामर्श में रह सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक सवाल पूछा डॉक्टर दीप्ति, उसको मैं वैसे पूछूं, ब्रेन स्ट्रोक है, वो ठीक होके घर आ गया और आपने पर्टिकुलर टाइम तक उसको दवाई दी है और मरीज सोचता है अब मैं ठीक हो गया, वो दवाई छोड़ देते, तो वो कितना घातक है? वो बहुत घातक चीज है, वो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जो इसको एक बार लकवा हो सकता है, अगर उन कारणों का निवारण नहीं किया गया, और बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनमें जड़ से इलाज नहीं होता, जैसे शुगर है, उसमें आपको दवा खाते रहनी है, अगर आप दवा बंद कर देंगे तो वापस शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर है, अगर आपका ब्लड प्रेशर ठीक है दवाओं पर और आपने सोचा अब मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है, अब मैं दवा बंद कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उसके लक्षण नहीं आएंगे, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर पुनः ऊपर चला जाएगा और फिर से आपको लकवे का खतरा हो सकता है। बहुत सारे लोग तो वापस धूम्रपान भी शुरू कर देते हैं कि अब तो हमारा ठीक हो गया, लेकिन ये सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है और जिनका दवाओं से दोबारा लकवा होने पे बहुत अच्छा असर आता है कि अगर आपने सही से दवा खाई तो हो सकता है आप आजीवन आपको दोबारा कोई लकवा ना हो। जी, जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें एक बार फिर बता दें, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक और स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार पर परिचर्चा कर रहे हैं हम। डॉक्टर गुहा पुणे महाराष्ट्र से जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हाँ मैडम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर गुहा, वेलकम। I have a question. My question is, I am a hypertensive since the age of 23. I am 69 years old now. जी. And I am on medication for the last so many years. And what is an acceptable level of blood pressure to avoid CVA? Dr. Dipti. Dr. Guha, firstly, I should congratulate you that from the age of 23 years till now, you have controlled your blood pressure very nicely and therefore you are hale and hearty. So the guidelines say that the blood pressure should be, so there is a systolic blood pressure and a diastolic blood pressure. And the systolic blood pressure should be less than 140 and the diastolic blood pressure should be less than 90 millimeters of mercury. Right now there are several digital BP apparatuses available and you can monitor them even at your home. जी, यशपाल दिल्ली से जुड़े हैं। जी यशपाल जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ, थैंक यू और सबको नमस्कार। मेरा दो क्वेश्चन है छोटे छोटे। एक पहला है कि एक तो मिनी स्ट्रोक जिसको बोलते हैं TIA जी, तो इसका क्या रोल है, क्योंकि ये सुनते हैं कि ये अपने आप ठीक भी हो जाता है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और दूसरा कि ये जो आजकल हम मोबाइल का ओवर यूज करते हैं कान में लगा करके, तो ये कितना डेंजरस है मतलब ब्रेन में ट्यूमर करने के लिए। थैंक यू। और डॉक्टर सर, TIA के बारे में पूछा, इसके साथ हेमोरेजिक और इस्केमिक भी होता है, तो तीनों के ही बारे में जानकारी श्रोताओं को दे दीजिए। जी जी, TIA में तो देखिए ना हेमोरेज होता है ना इस्चीमिया होता है जी। अगर आप MRI करते तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और TIA में कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। एक ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स बोलते हैं। इसका मतलब है कुछ नसें हैं जिसको टेम्पररी कुछ क्षणों के लिए बंद हो गया, जिसकी वजह से कुछ कमजोरी हो गई या बोलने में दिक्कत आ गई या आंखें देखने में दो दिखाई दे रही है या हो सके चक्कर भी आ जाए, वो दवाइयों से ठीक हो जाए। डिपेंड करता है कहाँ पे ठीक हो से ये अपने आप ही मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक हो जाता है, इसलिए हम इसको ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स बोलते हैं। लेकिन ये इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक वार्निंग सिग्नल है कि आपको जाके एक बड़ी स्ट्रोक हो सकती है। तो अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हुए हैं, जरूर आप जाके एक डॉक्टर को दिखा लें, पूरी इन्वेस्टिगेशन करा लें और दवाइयां भी शुरू कर लें ताकि आपको बाद में मेजर स्ट्रोक ना हो। जी, और जैसे हम हेमोरेजिक और इस्केमिक की बात कर रहे थे, वो क्या जी जी जी, हेमोरेजिक वही जैसे डॉक्टर दीप्ति बता रही हैं, हेमोरेजिक है लीकेज और इस्केमिक है ब्लॉकेड। जी, इसके डिपेंडिंग ये CT स्कैन से काफी कुछ बात तो हो ही गई है। इसमें और कुछ जानना चाहते हैं कि मैं समझा? अब बेसिकली अगर क्या ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज अलग चीजें हैं या आपस में जुड़े हुए हैं? तो जैसे ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक है, तो उसमें उस परिभाषा में ही इस्कीमिया है। तो जो यूजुअली ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक होता है वो इस्कीमिक टाइप का स्ट्रोक होता है जिसमें नस ब्लॉक हो जाती है। जो ब्रेन हैमरेज होता है वो भी स्ट्रोक होता है, परंतु उसमें लीकेज हो जाता है। जी, उज्जैन से लोकेंद्र जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार लोकेंद्र जी, सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न ये है मैडम कि हमारे एक पड़ोसी हैं, 35 से 37 साल का लड़का है वो जी। उसको अभी करीब 1 महीने पहले पैरालिसिस का अटैक हुआ था।
जो अपने सीधे हाथ की तरफ और पैर में दोनों तरफ हुआ था। उसके बाद से उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल तो एडमिट करवा दिया था। 10 दिन का इलाज होने के पश्चात उनको फिर छुट्टी दे दी गई जी। और अब वो रिकवर तो थोड़ा थोड़ा हो रहे हैं, वॉकर से चल रहे हैं, पर ये इमीडिएटली मतलब पूरा रिकवर हो पाएंगे नहीं कि नहीं। खैर उनकी तो रिपोर्ट्स वगैरह देखनी पड़ेंगी, लेकिन अगर एक बार ब्रेन स्ट्रोक होता है, डॉक्टर सर्जरी हो गई, तो क्या आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकता है? ब्रेन क्या खुद को रिपेयर करता है? जी देखिए, डिपेंड करता है स्ट्रोक कितना सीवियर है। अगर मान लीजिए ज्यादा कुछ कमजोरी नहीं आई है, हल्की सी कमजोरी आई है, तो रिकवरी का चांसेस बहुत अच्छा होता है जी। अब ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उसके नंबर फिक्स्ड हैं। इसका मतलब है कि कुछ कोशिकाएं मर गई तो वो परमानेंटली मर गई जी। लेकिन ब्रेन में एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, जिसके वजह से रिकवरी होती है। इसका मतलब है अगर आपके मान लीजिए एक जगह पे 100 न्यूरॉन है, 100 कोशिकाएं हैं, उसमें 20 कोशिकाएं परमानेंटली डैमेज हो गया, तो बाकी 80 कोशिकाएं ये 20 न्यूरॉन का फंक्शन, कोशिकाओं का फंक्शन ले लेता है जी। तो इसी के वजह से रिकवरी होती है, क्योंकि जो कोशिकाएं बचे हैं वही बाकी अगल बगल के फंक्शन को ले लेता है, उसी को टेकअप कर लेता है जी। बिहार से नरेश का एक सवाल है। हेलो सर। हेलो मैडम, नमस्ते जी। नरेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैडम यही है कि मेरा लड़की जो है सो 18 साल की है, उसको जो है मस्तिष्क में बहुत सारा दर्द होता रहता है जी। और जो है सो उसको जो दवाई तो दिलाते हैं और बाद में जो है जब तक दवाई का जो उसमें प्रभाव रहता है फिर ठीक रहता है, बाद में उसको दर्द आ जाता है। तो इसका क्या सजेशन हो? डॉक्टर दीप्ति। नरेश जी, आपकी बेटी को ना सरदर्द की प्रॉब्लम है, ये लकवे की प्रॉब्लम नहीं लग रही है। तो सरदर्द एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसके लिए या तो फिर आप आसपास के फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उसका निदान और इलाज करा सकते हैं। और इलाज के बाद किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो आप दवाई लीजिए, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है वो अपनाइए, इसके अलावा लाइफस्टाइल या और चीजों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लाइफस्टाइल में अपने खान पान का, सोने का, दवाई का तो ध्यान रखना ही है। एक चीज शायद अब जो अभी तक हमने टच नहीं की, नींद के बारे में हमने पूछा था, लेकिन खर्राटे भी और मोटापा, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो लिंक्ड भी हैं और जो लकवे का कारण भी बनती हैं। तो अगर आपको खर्राटे इतने आ रहे हैं कि आपको रात में आपकी नींद टूट जा रही है उसकी वजह से, तो ये भी एक लकवे का कारण हो सकता है और उसका भी उपचार होना चाहिए। तो अगर इस तरीके की मतलब एक बहुत वैसे अमूमन लोग खर्राटों को बहुत आराम से ले लेते हैं कि आते ही हैं, तो ज्यादा आते हैं तो जरूर डॉक्टर को इसको दिखाना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर दीप्ति, ब्रेन स्ट्रोक अवेयरनेस के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं? किस तरीके से अवेयर लोगों को किया जाता है? अवेयरनेस के लिए 2 मुख्य हमारे स्तंभ हैं। एक तो प्राइमरी प्रिवेंशन है कि हो ही ना लकवा। उसके लिए हमने जैसे आपको बताया कि 80% ऐसे लकवे होते हैं जो प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनकी हम रोकथाम कर सकते हैं, आने से ही बचा सकते हैं। तो उसमें मेन है ब्लड प्रेशर, शुगर, धूम्रपान ना करना, ज्यादा अल्कोहल का सेवन ना करना। और अगर हम ये करेंगे तो शायद हमें लकवा हो ही ना। अगर किन्हीं कारणों से लकवा हो भी जाता है तो हमें यह ध्यान रखना है कि उसके बाद जो हमें दवा चल रही है, जो हमारा खान पान है, वो उसी हिसाब से उचित रहे। और जल्दी से एक टिप्पणी, इस बीमारी के इलाज के दौरान या इलाज के बाद साइकोलॉजिकल और भावनात्मक कैसे डील करना चाहिए एक पेशेंट को? ये बहुत ही जरूरी और नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन हमें मरीज और उसके साथ में जो उसके परिचारक होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट देना पड़ता है, क्योंकि उनको लगता है जैसे उनके सवाल हमारे पास आए कि वो कब तक ठीक होंगे, कितना ठीक होंगे। तो उसमें यही जानना है कि अगर फिजियोथेरेपी अच्छे से की जाए और रिहैबिलिटेशन अच्छे से की जाए तो रिकवरी भी अच्छी होगी। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर पी शरत चंद्र और न्यूरोलॉजी विभाग में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति विभा, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। और अब लवलीन निगम को दीजिए इजाजत। अगले सोमवार फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे, किसी नए टॉपिक के साथ। फिलहाल नमस्कार।